वेलकम टू सोल स्टडी। नमस्कार दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज स्टैटिक जीके जैसे भारत के प्रथम, भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, ऊंचा, विश्व में प्रथम, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राजनीतिक दल, संगठन, विश्व के प्रमुख संगठन, पर्यटन स्थल, अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था, पुरस्कार, सम्मान, भारत रत्न, ज्ञानपीठ, इस प्रकार के सवाल हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसका विस्तार पूर्वक क्लास करेंगे और सभी बिंदुओं को सीधे दिमाग में सेट करेंगे। आज इसका मास्टर क्लास देखने वाले हैं जिसमें सभी टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से कवर किया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें बीच बीच में सवाल पूछा गया है जिससे आपका ध्यान हमेशा क्लास पर फोकस रहे। तो उन सवाल का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि हम जान सके कि आप इस विषय से कितना समझ रखते हैं। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। इस टॉपिक से जुड़ी पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल सॉल्व स्टडी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन महान महिलाओं की जिन्होंने इतिहास रचा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मील के पत्थर हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। हम सिर्फ एक सूची नहीं पढ़ेंगे बल्कि हर उपलब्धि के पीछे की कहानी, उसके प्रभाव और आपके एग्जाम्स के लिए उसकी रेलेवेंस को समझेंगे। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं शासन और सत्ता के उन गलियारों से जहां दशकों तक पुरुषों का वर्चस्व था। जब महिलाओं ने इन सर्वोच्च पदों पर कदम रखा तो ये केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, ये भारतीय लोकतंत्र के चरित्र का विकास था। बिल्कुल सही। इसे हम संवैधानिक समावेशिता या कॉन्स्टिट्यूशनल इंक्लूसिविटी कहते हैं। जब देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठती है तो ये पूरी दुनिया को एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति पद से। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज था या उससे कुछ ज्यादा? ये उससे कहीं ज्यादा था। यही तो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे समुदाय से उठकर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है जिसे अब तक वहां नहीं देखा गया, तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहता बल्कि अपने पूरे समुदाय के लिए एक उम्मीद का प्रतीक बन जाता है। प्रतिभा पाटिल का राष्ट्रपति बनना देश की आधी आबादी के लिए एक संदेश था कि कोई भी पद उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। और यही भावना शायद और भी गहरे स्तर पर महसूस हुई जब द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। बिल्कुल। आप सोचिए, उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक आदिवासी लड़की जब उन्हें टीवी पर देखती है तो उसके लिए संभावनाओं की दुनिया ही बदल जाती है। सही है। ये संदेश देता है कि सत्ता के गलियारे अब केवल अभिजात्य वर्ग के लिए नहीं है। इसे ही लोकतंत्र का असल में गहरा होना कहते हैं। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अगर हम ताकतवर और निर्णायक लीडरशिप की बात करें तो जहन में एक ही नाम आता है, इंदिरा गांधी, भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। हाँ, मजबूत शब्द उनके नेतृत्व के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार थी। अच्छा। इसी मजबूती ने हमें 1971 में एक बड़ी सैन्य जीत दिलाई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, लेकिन इसी ने देश को आपातकाल की तरफ भी धकेला। तो उनके नेतृत्व को समझने के लिए इन दोनों पहलुओं को एक साथ देखना बहुत जरूरी है। वो एक कॉम्प्लेक्स और प्रभावशाली शख्सियत थी जिनके फैसलों ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सत्ता के शिखर पर महिलाओं का पहुंचना सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं है, ये अपने साथ बहुत सारी जटिलताएं भी लेकर आता है। और ये चुनौती सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद तक ही सीमित नहीं थी, संसद में भी तो ये बदलाव दिखाए ना। हाँ बिल्कुल। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर मीरा कुमार या लोकसभा महासचिव के तौर पर स्नेहलता श्रीवास्तव, ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। कैसे? मतलब इनका क्या इम्पैक्ट रहा? देखिए, जब एक महिला स्पीकर की कुर्सी पर बैठती है तो वो सदन की कार्यवाही को एक अलग संवेदनशीलता से संचालित करती है। इसी तरह राज्यसभा में वायलेट अल्वा या वीएस रमादेवी जैसी महिलाओं ने विधायी प्रक्रियाओं को प्रभावित किया। रमादेवी जी तो पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त भी बनी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि महिलाओं ने सिर्फ राजनीति में प्रवेश नहीं किया बल्कि चुनावी सुधारों जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी उन्होंने नेतृत्व किया। और ब्यूरोक्रेसी में, जिसे भारत का स्टील फ्रेम कहते हैं, वहां सेंध लगाना तो शायद और भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और यहीं पर अन्ना जॉर्ज और किरण बेदी जैसी शख्सियतें आती हैं। अन्ना जॉर्ज भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थीं। और किरण बेदी पहली महिला आईपीएस। वो तो एक
एक फेनोमेनन थी। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की थी, उन्होंने एक पूरी मानसिकता को चुनौती दी थी। उस समय यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि एक महिला पुलिस की वर्दी में सड़कों पर कानून व्यवस्था संभालेगी। उन्होंने उस धारणा को तोड़ा कि पुलिसिंग सिर्फ पुरुषों का काम है। सही है। उनका आईपीएस बनना उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बना जो सिविल सेवाओं में आने का सपना देखती थी। वैसे ये चुनौती कोई नई नहीं थी। सदियों पहले रजिया सुल्तान को भी तो इसी मानसिकता का सामना करना पड़ा था। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। रजिया सुल्तान का उदाहरण हमें बताता है कि सत्ता में महिलाओं को स्वीकार करने की चुनौती सदियों पुरानी है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। तो भारत के प्रथम पुरुष आईएएस अधिकारी कौन थे? इसका जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं किसकी तैयारी सबसे पक्की है। तो हमने देखा कि कैसे महिलाओं ने शासन और प्रशासन में अपनी जगह बनाई, लेकिन कानून बनाना तो आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब महिलाएं उन कानूनों की व्याख्या करने और न्याय देने के लिए न्याय के मंदिर यानी अदालतों में पहुंची। और ये क्रांतिकारी बदलाव था। दशकों तक न्याय की तराजू पुरुषों के हाथ में थी। जब मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की जज बनी या लीला सेठ किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, हाँ, तो उन्होंने उस अदृश्य कांच की दीवार, उस क्लास सीलिंग को तोड़ा जिसने महिलाओं को उच्च न्यायिक निर्णयों से दूर रखा था। इसका असल में क्या असर पड़ता है? मतलब क्या एक महिला जज के होने से फैसले बदल जाते हैं? देखिए, हमेशा फैसले नहीं बदलते, पर हाँ, फैसले लेने का नजरिया जरूर बदलता है। जब हम न्यायपालिका में डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ अलग अलग चेहरों से नहीं है। इसका मतलब है अलग अलग जीवन के अनुभव। जब फातिमा बीबी या लीला सेठ जैसी जज बेंच पर बैठती हैं तो वे अपने साथ एक ऐसा दृष्टिकोण लाती हैं जो शायद उनके पुरुष सहकर्मियों के पास न हो, खासकर महिलाओं से जुड़े मामलों में। इससे न्याय ज्यादा संवेदनशील और समावेशी बनता है। न्याय और कानून की बात हो रही है तो मुझे एक ऐसी महिला की याद आ रही है जिन्होंने कानून की वर्दी तो नहीं पहनी, लेकिन कर्तव्य और साहस की एक ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी प्रेरणा देती है। नीरजा भनोट, अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला। हाँ, नीरजा भनोट की कहानी असाधारण है। ये हमें बताती है कि हीरो पैदा नहीं होते, वे मुश्किल हालात में बनते हैं। एक 23 साल की एयर होस्टेस, सिर्फ 23 साल, हाँ, जो आतंकवादियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और सैकड़ों लोगों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। ये सिर्फ बहादुरी का किस्सा नहीं है, ये मानवीय भावना और अपने फर्ज के प्रति समर्पण की जीत का प्रतीक है। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस असाधारण दबाव में 23 साल की उम्र में कोई इतना साहस कहाँ से लाता है। ये सिर्फ ट्रेनिंग थी या कुछ और? ये ट्रेनिंग से बढ़कर था। ये उनके चरित्र की मजबूती थी। ये हमें सिखाता है कि साहस सिर्फ शारीरिक बल का नाम नहीं है, ये नैतिक बल का नाम है। नीरजा ने उस दिन जो किया वो नागरिक साहस का सर्वोच्च उदाहरण है। याद रखिए, आपकी मेहनत और लगन भी नीरजा भनोट की हिम्मत की तरह ही है। जब आप मुश्किल सवालों से लड़ते हैं तो आप भी एक योद्धा ही होते हैं। देश की सीमाओं के अंदर अपनी पहचान बनाने के बाद भारतीय महिलाओं ने दुनिया के मंच पर भी भारत की एक नई तस्वीर पेश की। यहाँ मुझे सबसे पहले विजय लक्ष्मी पंडित का नाम याद आता है। और आना भी चाहिए। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली महिला राजदूत। ये वो दौर था जब दुनिया भारत को एक नए आजाद हुए गरीब देश के तौर पर देख रही थी। ऐसे में एक भारतीय महिला का दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ अपने देश का पक्ष रखना, ये भारत की सॉफ्ट पावर का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। सही है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत सिर्फ पुरुषों का देश नहीं है। और फिर ये छवि और भी मजबूत हुई जब कुमारी रीता फारिया और सुष्मिता सेन ने मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स के खिताब जीते। कुछ लोग इसे सिर्फ एक सौंदर्य प्रतियोगिता कहकर खारिज कर सकते हैं, लेकिन क्या इसका कोई गहरा सांस्कृतिक प्रभाव भी था? निश्चित रूप से। इन जीतों ने वैश्विक स्तर पर भारतीय महिलाओं के आत्मविश्वास को एक नई पहचान दी। ये संदेश गया कि भारतीय महिलाएं सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि आधुनिक, बुद्धिमान और सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं। इसने सुंदरता के पश्चिमी पैमानों को भी चुनौती दी। अचानक दुनिया की नजर में भारतीय सौंदर्य और संस्कृति का एक नया मुकाम बन गया। और इसी वैश्विक मंच पर एक और भारतीय महिला ने दुनिया का दिल जीता, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज में। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने दुनिया को भारत का एक और चेहरा दिखाया, करुणा और सेवा का।
जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का सम्मान नहीं था, ये भारत की उस आध्यात्मिक परंपरा का सम्मान था जहां नर सेवा, नारायण सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सही बात है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि भारत के पास सिर्फ राजनीतिक या सांस्कृतिक शक्ति ही नहीं, बल्कि एक गहरी नैतिक शक्ति भी है। मतलब जमीन से लेकर आसमान और साहित्य से लेकर समुंदर तक हर जगह तिरंगा लहराया। सही में ग्रैंड ओल्ड लेडी कुंजरानी जी की तरह इन सब ने देश का नाम रोशन किया। हाँ, बिल्कुल। आरती साहा को देख लीजिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला, या फिर बछेंद्री पाल, एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली, और संतोष यादव तो 2 बार पहुंची। वाह। साहित्य में आशापूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये सब दिखाता है कि कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा। जमीन से लेकर समंदर और कूटनीति से लेकर करुणा तक हर जगह महिलाओं ने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जिन्हें लंबे समय तक सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का गढ़ माना जाता था। विज्ञान, तकनीक और साहसिक अभियान। इन क्षेत्रों में महिलाओं का प्रवेश करना एक रूढ़िवादी को तोड़ने जैसा था। ये साबित करना था कि दिमाग और साहस का कोई लिंग नहीं होता। और इस कड़ी में कल्पना चावला का नाम हमेशा सबसे पहले आएगा। भारत में जन्मी पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई। हाँ, हालांकि वो अमेरिकी नागरिक थी, पर उनका दिल हमेशा हिंदुस्तानी रहा। उनकी कहानी का अंत दुखद रहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल। उनकी विरासत ये है कि उन्होंने भारत की लाखों लड़कियों को सितारों तक पहुंचने का सपना देखने का हौसला दिया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उनका एक वाक्य था, सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। वो खुद उस रास्ते पर चलीं और दूसरों के लिए उसे रोशन कर गईं। कल्पना चावला जी के अंतरिक्ष शटल का नाम क्या था, जो दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ये सवाल कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अपना जवाब कमेंट कीजिए। और अगर कल्पना चावला ने आसमान की ऊंचाइयों को छुआ, तो बछेंद्री पाल ने धरती की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। बछेंद्री पाल की उपलब्धि शारीरिक सहन शक्ति और मानसिक दृढ़ता की मिसाल है। हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर, जहां हर सांस एक चुनौती है, वहां उन्होंने ये साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय के आगे कोई भी पहाड़ ऊंचा नहीं होता। सही है। उनकी ये जीत सिर्फ पर्वतारोहण की दुनिया में नहीं, बल्कि हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है जो अपनी जिंदगी की मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है। और ये सिलसिला रुका नहीं। रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची, सुचेता कड़े थानकर ने गोभी रेगिस्तान पार किया। मतलब कोई सीमा ही नहीं रही। बिल्कुल। विमानन में भी देखिए, हरिता कौर दयाल वायुसेना में पहली महिला पायलट बनी, दुर्वा बनर्जी पहली महिला एयरबस पायलट, और सुरेखा शंकर यादव तो एशिया की पहली महिला रेल ड्राइवर बनी। ये सब वो बैरियर ब्रेकर्स हैं। दोस्तों, खेल का मैदान अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गया है। चलिए हमारे देश की खेल वीरांगनाओं को याद करते हैं। और ये बहुत जरूरी है। पीटी उषा से लेकर पीवी सिंधु तक का सफर ये दर्शाता है कि कैसे खेल अब महिलाओं के लिए एक सम्मानजनक और वायबल प्रोफेशनल करियर बन चुका है, जो ग्रामीण भारत में लाखों लड़कियों को प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल। तो जब कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में पदक जीता, वो सिर्फ एक मेडल नहीं था। नहीं, वो एक मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ने जैसा था। उसने पूरे देश को, खासकर महिला एथलीटों को ये विश्वास दिलाया कि भारतीय महिलाएं ओलंपिक के पोडियम पर खड़ी हो सकती हैं। उस एक कांस्य पदक ने साइना नेहवाल, मैरी कॉम, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक जैसी चैंपियन खिलाड़ियों के लिए दरवाजा खोला। उसका सामाजिक प्रभाव बहुत गहरा था। उसने भारत में महिला खेलों की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। और आज तो देखिए, पीवी सिंधु 2 ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। दीपा कर्माकर में जिम्नास्टिक्स जैसे खेल में भारत को पहचान दिलाई, और पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने स्वर्ण जीता। यही तो बदलाव है। और इसकी नींव रखी थी मैरी लीला राव जैसी एथलीट्स ने, जो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला थी, या कमलजीत संधू, जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता। हर पीढ़ी ने अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाया। बिल्कुल। और अब तो पीटी उषा खुद भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं। हाँ, एक खिलाड़ी से प्रशासक तक का सफर, ये अपने आप में एक मिसाल है। और अंत में बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने भारत के बौद्धिक और रचनात्मक परिदृश्य को एक नई दिशा दी। शिक्षा से लेकर प्रशासन तक इन महिलाओं ने साबित किया कि जब अवसर मिलता है तो वे किसी भी विशाल तंत्र का नेतृत्व कर सकती हैं। जैसे हाल ही में जया वर्मा सिन्हा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ।
बिल्कुल, ये सबसे बड़ा और ताज़ा प्रमाण है। सोचिए, भारत के सबसे बड़े संस्थागत ढांचों में से एक का नेतृत्व एक महिला कर रही हैं। और ये यात्रा कितनी लंबी रही है। 1886 में कामिनी रॉय ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उस दौर में जब लड़कियों का स्कूल जाना भी एक सपना था। सही कहा। या फिर सिनेमा में देखिए, देविका रानी रॉरिक पहली अभिनेत्री थीं और भानु अथैया ने ऑस्कर जीता। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली अभिनेत्री बनी। इन सब ने कला और संस्कृति के माध्यम से समाज की सोच पर असर डाला। और मीडिया में प्रतिमा पुरी दूरदर्शन की पहली समाचार वाचक बनी। जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। इन पदों का भी बहुत महत्व है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वो संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक विमर्श को, पब्लिक डिस्कोर्स को आकार देती हैं। जब इन जगहों पर महिलाएं नेतृत्व करती हैं तो महिलाओं से जुड़े मुद्दे ज्यादा प्रभावी ढंग से सामने आते हैं। तो ये थी लगभग 74 पथ प्रदर्शक महिलाओं की कहानी, जिन्होंने भारत के इतिहास को गौरव से भर दिया। ये सिर्फ स्टैटिक जीके के पॉइंट्स नहीं हैं, ये बदलते भारत की तस्वीर हैं। इनकी यात्रा ने भविष्य की करोड़ों बेटियों के सपनों को पंख दिए हैं। हमने आज प्रथम महिलाओं की बात की, लेकिन अब सवाल ये है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कब करेंगे जहां किसी महिला की उपलब्धि को प्रथम महिला कहकर रेखांकित करने की जरूरत ही न पड़े, जहां उसे सिर्फ सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाए। इस विचार के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। उम्मीद है ये मास्टर क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस क्लास की पीडीएफ आपको सॉल्व स्टडी वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत में प्रथम के बारे में। ये सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है दोस्तों, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सीधे सवाल बनते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि किसी ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हौसलों की इसी उड़ान की पहली कहानी से शुरू करते हैं। बात शुरू होती है उस दौर से जब भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़कर एक संप्रभु लोकतंत्र बन रहा था। ये सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, ये एक नए राष्ट्र के चरित्र का निर्माण था। जो लोग इन पहले पदों पर बैठे, उन्होंने भारत की प्रशासनिक और लोकतांत्रिक परंपराओं को गढ़ा। बिल्कुल सही। ये पद सिर्फ पद नहीं थे, ये सिद्धांत थे। इन नियुक्तियों ने तय किया कि भारत का भविष्य कैसा होगा। चलिए एक एक करके इन महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को समझते हैं। सबसे पहले प्रशासनिक प्रमुख। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आते हैं भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। और फिर भारत के अंतिम वाइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन। हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूआंस है। माउंटबैटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो थे, लेकिन वो भारतीय नहीं थे। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये मेंस के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भारतीय नेतृत्व के हस्तांतरण को दिखाता है। अब आते हैं हमारे अपने संवैधानिक पदों पर। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये नाम तो हम सबको याद हैं, लेकिन इनका महत्व समझना जरूरी है। ये दुनिया को एक संदेश था। संदेश ये कि नया भारत धर्मनिरपेक्षता और योग्यता के सिद्धांतों पर चलेगा। सरकार में पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस्तीफा वैचारिक मतभेद का एक क्लासिक उदाहरण है। वो नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। ये दिखाता है कि शुरुआत से ही भारतीय लोकतंत्र में असहमति के लिए जगह थी। कुछ मजेदार तथ्य भी हैं। भारत आने वाले पहले चीनी यात्री थे फाहियान, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था हॉकिंस, और भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ये दिखाता है कि भारत हमेशा से वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा है, चाहे वो ज्ञान के लिए हो, व्यापार के लिए या फिर कूटनीति के लिए।
तो प्रशासनिक स्थिरता के बाद जाहिर है देश का ध्यान गया अपनी सुरक्षा और सैन्य ढांचे को मजबूत करने पर। एक आजाद देश के लिए अपनी सेना का होना सबसे जरूरी है। भारतीय सशस्त्र बलों का विकास एक औपनिवेशिक बल से एक आधुनिक पेशेवर सेना के रूप में हुआ। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात थी सेना को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जवाबदेह बनाना। हमारे शुरुआती सैन्य नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया, जैसे प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, लेकिन भारत के प्रथम वायुसेनाध्यक्ष थे एयर मार्शल एस मुखर्जी, एक भारतीय, और भारत के प्रथम नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी। बिल्कुल। थल सेना में प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल एम राजेंद्र सिंह, और स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, और प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। हाँ, जनरल करियप्पा और जनरल मानेकशॉ जैसे नायकों ने सैन्य नेतृत्व के जो मानक तय किए, उन्होंने भारतीय सेना को एक गैर राजनीतिक और बेहद अनुशासित बल के रूप में स्थापित किया। ये भारतीय लोकतंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण है। और आधुनिक रक्षा नेतृत्व में भारत के प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत। सीडीएस का पद तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए बनाया गया, जो आधुनिक युद्ध की एक बड़ी जरूरत है। सैन्य मजबूती के साथ साथ एक निष्पक्ष, न्यायिक और लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास भी उतना ही जरूरी था। दोस्तों, एक लोकतंत्र की असली ताकत उसकी स्वतंत्र न्यायपालिका और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली होती है। भारत ने शुरू से ही इन संस्थानों को बहुत मजबूती दी, और इसी वजह से भारतीय लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं। चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में प्रथम कौन थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, ये तो प्रीलिम्स का फेवरेट सवाल है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया जी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया, जिनका जन्म 29 सितंबर 1947 को हुआ था। और वैश्विक मंच पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे में पहले भारतीय न्यायाधीश जो अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ये भारत के बढ़ते बौद्धिक प्रभुत्व का प्रतीक था। नागरिक प्रशासन में भी कुछ अहम नाम है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। बिल्कुल। आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, और भारत के पहले लोकपाल बने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 में। ये सभी नियुक्तियां दिखाती हैं कि कैसे भारत ने एक मजबूत प्रशासनिक और कानूनी ढांचा तैयार किया। प्रशासन और कानून के इसी मजबूत ढांचे ने भारतीयों को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। अब बात करते हैं भारत की सॉफ्ट पावर की। जब किसी भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वो पूरे देश का सम्मान होता है। ये सम्मान सिर्फ व्यक्तिगत गौरव नहीं थे, इन्होंने औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़ा और भारतीयों में आत्मगौरव की भावना जगाई। साहित्यिक और वैज्ञानिक सम्मानों में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविंद्रनाथ ठाकुर, और नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन भौतिकी में। इन दोनों ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ज्ञान विज्ञान में किसी से कम नहीं। सही बात है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और मैग्से से अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। जी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे श्री शंकर कुरूप, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय ए.आर. रहमान। यहाँ एक अनोखा प्रथम भी है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे हसरत मोहानी। ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। बौद्धिक सम्मानों के साथ साथ भारतीयों ने शारीरिक साहस और खेल के मैदान में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब बात उन हीरों की जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और मेहनत के दम पर दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। यहाँ से अक्सर वनडे एग्जाम्स में सवाल आते हैं। हाँ, ये उपलब्धियां नए भारत के बढ़ते आत्मविश्वास का प्रतीक थीं। अंतरिक्ष और साहसिक कार्यों में अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, इंग्लिश चैनल को पार करने वाले प्रथम भारतीय मिहिर सेन, और बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले
प्रथम भारतीय शेरपा फुडोरजी। वाह। खेल जगत के कीर्तिमानों में ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा 2008 में और एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2020 में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे प्रकाश पादुकोण, कांस्य पदक 1983 में। हाँ, और ये भी याद रखना जरूरी है कि पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में दिल्ली में हुआ था। कुछ विविध उपलब्धियां भी हैं। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा और ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय दादाभाई नौरोजी। इन सभी उपलब्धियों की डिटेल्ड लिस्ट और एग्जाम फोकस्ड नोट्स के लिए इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल सॉल्व स्टडी वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। व्यक्तियों की इन महान गाथाओं के साथ साथ भारत ने विज्ञान और तकनीकी बुनियादी ढांचे में भी जबरदस्त प्रगति की है। अब चलते हैं भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता की यात्रा पर, परमाणु ऊर्जा से लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी तक। बिल्कुल, इन तकनीकी मील के पत्थरों ने भारत को रणनीतिक स्वायत्तता दी। परमाणु और रक्षा तकनीक में भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। जी। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र और प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी। जी। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। प्रथम मध्यम दूरी की मिसाइल अग्नि। जी। और प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी। सही। शिक्षा और संचार में भी कुछ प्रथम है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर, प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय और भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। हाँ। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। मजाक की बात नहीं है, लेकिन पहला समाचार पत्र शुरू करने का श्रेय भी एक विदेशी को जाता है, जेम्स एही की, जिन्होंने 1780 में बंगाल गजट शुरू किया। और इस तकनीकी प्रगति के ढांचे के भीतर ही भारत की भौगोलिक विविधता और विशालता के अनोखे रिकॉर्ड छुपे हैं। अंतिम खंड में हम भारत के कुछ अद्भुत भौगोलिक और इंजीनियरिंग कीर्तिमानों को देखेंगे। ये भारत की शक्ति और सुंदरता दोनों का प्रतीक है। ये रिकॉर्ड सिर्फ नंबर नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और प्राकृतिक विरासत को दर्शाते हैं। बुनियादी ढांचे में सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु, सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु 21.8 किलोमीटर, सबसे लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, और सबसे ऊंचाई पर स्थित सुरंग अटल टनल रोहतांग में। क्या बात है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली कर्नाटक में, और सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस। प्राकृतिक कीर्तिमानों में सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार, सबसे ऊंची चोटी जो भारत में है गॉडविन ऑस्टिन K2, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम मेघालय। सही। सांस्कृतिक और प्रशासनिक कीर्तिमानों में सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स, सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। अटल सेतु और स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे निर्माण सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये नए भारत की आकांक्षाओं और राष्ट्र की अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के वैश्विक प्रतीक हैं। तो दोस्तों, आज हमने भारत के प्रथम व्यक्तित्वों से लेकर आधुनिक कीर्तिमानों तक की एक शानदार यात्रा की है। ये यात्रा हमें बताती है कि कैसे एक मजबूत नींव पर एक महान राष्ट्र का निर्माण होता है। ये सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं, ये प्रेरणा है। ये इस बात का सबूत है कि जब इरादे बुलंद हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमने प्रथम व्यक्तियों और कीर्तिमानों की बात की, लेकिन यहां एक विचार छोड़कर जा रहा हूं। भविष्य के भारत के लिए अब अगला प्रथम क्या होना चाहिए? वो कौन सा नया क्षेत्र है, वो कौन सी नई चुनौती है जिसमें भारत को दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक नई शुरुआत करनी है? इस पर जरूर सोचिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय पर, विश्व सामान्य ज्ञान, विश्व में प्रथम, सर्वाधिक और प्रमुख तथ्य। अक्सर जब हम ये विषय देखते हैं तो लगता है कि ये सिर्फ रटने वाली चीज़ों की एक लंबी लिस्ट है। कौन पहले चढ़ा, क्या सबसे बड़ा है। लेकिन आज हम इसे एक अलग नज़रिए से देखेंगे। हम इसे देखेंगे एक कहानी के रूप में। कैसे इंसानों ने कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर और कभी एक दूसरे का हाथ थामकर वो मुकाम हासिल किए जो आज हमें सामान्य लगते हैं।
बिल्कुल सही नजरिया है, क्योंकि हर प्रथम और हर सर्वाधिक के पीछे एक मानवीय कहानी है, एक भू राजनीतिक मकसद है और एक ऐसा प्रभाव है जिसने दुनिया की दिशा बदल दी। ये सिर्फ तथ्य नहीं, ये वो मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और भविष्य में कहाँ जा सकते हैं। और अब तो परीक्षा में भी सीधे सवाल नहीं आते, वो इन तथ्यों के बीच का कनेक्शन पूछते हैं। तो इसी कहानी का पहला अध्याय है विश्व में प्रथम, ऐतिहासिक उपलब्धियां और मील के पत्थर। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक उपलब्धि से जो शायद हर किसी के जहन में सबसे पहले आती है। पॉइंट 1, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और सर एडमंड हिलेरी। और ये घटना है 1953 की। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से उबर रही थी और शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर की गिरफ्त में थी। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। ऐसे माहौल में एक भारतीय नेपाली शेरपा और एक न्यूजीलैंड के पर्वतारोही का मिलकर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना, यह सिर्फ एक पर्वतारोहण की घटना नहीं थी, ये एक शक्तिशाली संदेश था। मतलब ये एक तरह का वैश्विक सहयोग था जब दुनिया गुटों में बटी हुई थी। बिल्कुल, यह इंसान के हौसले की जीत तो थी ही, साथ ही ये कूटनीतिक रूप से भी एक बड़ी बात थी। इसने दिखाया कि महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर साझेदारी जरूरी है। यह उस दौर में सहयोग का एक दुर्लभ प्रतीक बना। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया पहलू है। अब जरा एक देश पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिसने शुरुआती नवाचारों में हैट्रिक लगाई। पॉइंट 8, 9 और 10। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश और सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश। तीनों का श्रेय चीन को जाता है। मुझे हमेशा लगता था कि ये 3 अलग-अलग फैक्ट्स हैं। क्या इनके बीच कोई गहरा संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। ये तीनों मिलकर किसी भी आधुनिक राष्ट्र की नींव का, यूं समझिए, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। इसे ऐसे समझे, ज्ञान, प्रतिभा और अर्थव्यवस्था। चीन ने सबसे पहले किताबों को बड़े पैमाने पर छापना शुरू किया। इसका नतीजा क्या हुआ? ज्ञान कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ से निकलकर आम जनता तक पहुंचने लगा। अच्छा, और जब ज्ञान फैला तो ये विचार आया होगा कि शासन करने का अधिकार जन्म से नहीं बल्कि योग्यता से मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। यहीं से सिविल सेवा परीक्षा का जन्म हुआ। ये दुनिया की पहली मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी बनाने की कोशिश थी। अब आपके पास एक विशाल, ज्ञानी और योग्य प्रशासनिक ढांचा है। इसे चलाने के लिए, सैनिकों और अधिकारियों को वेतन देने के लिए आपको एक मानकीकृत और आसानी से ले जाए जा सकने वाली मुद्रा चाहिए। सोने चांदी के सिक्कों की अपनी सीमाएं थीं और इस जरूरत ने कागजी मुद्रा को जन्म दिया। तो आप देख सकते हैं कि तीनों अलग अलग आविष्कार नहीं हैं, बल्कि एक ही श्रृंखला की 3 अटूट कड़ियां हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिविल सेवा परीक्षा सच में इतनी योग्यता आधारित थी या इसमें भी उस समय के एलीट वर्ग का ही दबदबा था? बहुत अच्छा सवाल है। शुरुआती दौर में निश्चित रूप से अमीर और प्रभावशाली परिवारों का ही पलड़ा भारी था, क्योंकि शिक्षा तक पहुंच उन्हीं की थी। लेकिन इसने पहली बार एक दरवाजा खोला, एक सैद्धांतिक संभावना पैदा की कि एक गरीब किसान का बेटा भी अपनी बुद्धि और मेहनत के बल पर साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता है। ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी था। कमाल है। अब चीन से निकलकर आधुनिक लोकतंत्र की नींव पर आते हैं। पॉइंट 11 और 16। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन और संविधान निर्माण करने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 2 बिंदु दुनिया के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है। अमेरिकी संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं था, यह एक प्रयोग था। पहली बार एक देश ने लिखित रूप में ये तय किया कि सरकार की शक्तियां असीमित नहीं होंगी। सरकार नागरिकों के लिए है, नागरिक सरकार के लिए नहीं। इसने चेक्स एंड बैलेंसेस का सिद्धांत दिया ताकि कोई भी एक शाखा, राष्ट्रपति, संसद या न्यायपालिका, तानाशाह न बन जाए। और जॉर्ज वॉशिंगटन का महत्व इसलिए भी है कि जब वो चाहते तो राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 कार्यकालों के बाद पद छोड़कर एक मिसाल कायम की। और इसी मिसाल का असर आज हम पूरी दुनिया में देखते हैं। भारत के संविधान में भी इसके कई तत्व शामिल हैं। निश्चित रूप से। अब सहयोग और व्यवस्था की इन कहानियों के बाद चलिए कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं, चरम प्रतिस्पर्धा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अंतरिक्ष की दौड़, स्पेस रेस। पॉइंट 30, 29, 30 और 36। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक, रूस। अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति यूरी गागरिन, रूस।
अंतरिक्ष में पहली महिला वैलेंटिना तेरेश्कोवा, वो भी रूस। लेकिन चांद पर पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका। ये तो पूरी तरह से शीत युद्ध का स्कोरबोर्ड लग रहा है। हर प्रथम एक राजनीतिक जीत थी। बिल्कुल। ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद। हर लॉन्च के साथ दुनिया की सांसें थम जाती थीं। रूस ने शुरुआती बढ़त बनाई, जिससे अमेरिका सख्ते में आ गया। इसी दबाव का नतीजा था राष्ट्रपति केनेडी का वो प्रसिद्ध भाषण, जिसमें उन्होंने दशक के अंत तक चांद पर इंसान भेजने का संकल्प लिया, और अमेरिका ने वो कर दिखाया। लेकिन इस होड़ का एक सकारात्मक नतीजा भी हुआ। वो क्या? कम्युनिकेशन और यहाँ तक कि कुछ मेडिकल तकनीकें इस्तेमाल करते हैं, उनकी जड़ें इसी स्पेस रेस में हैं। इसी दौर में पहला अंतरिक्ष शटल पॉइंट 32 कोलंबिया भी बना, जिसने अंतरिक्ष यात्रा को बार-बार संभव बनाया। आज जब हम स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियों को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसकी नींव इन्हीं सरकारी एजेंसियों ने दशकों की मेहनत से रखी थी। और हाँ, उपलब्धियों की इस लिस्ट में नोबेल पुरस्कारों को कैसे भूल सकते हैं। पॉइंट 47 से 52 तक साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में पहले विजेताओं की सूची है। जबकि इन नामों के पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। जैसे भौतिकी में पहले विजेता विल्हेम रॉयनजेन, उन्होंने एक्सरे की खोज की। सोचिए, उनकी उस एक खोज के बिना आज की मेडिकल दुनिया कैसी होती। टूटी हड्डियों से लेके गंभीर बीमारियों के निदान तक सब कुछ बदल गया। तो जब आप इन नामों को याद करें, तो उनके काम के प्रभाव को भी याद रखें। क्या खूब कहा है किसी ने। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये सब वही हौसले वाले लोग थे। इंसानी हौसले की इन जीतों के बाद अब जरा उस मंच को देखते हैं जिस पर यह सब हुआ, हमारी पृथ्वी, जिसके अपने ही कीर्तिमान हैं। चलिए अब दुनिया के एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करेंगे विश्व के सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा और ऊंचा। ये भौगोलिक तथ्य केवल सामान्य ज्ञान नहीं है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और विदेश नीति को आकार देते हैं। जैसे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ये एक्सट्रीम्स उनकी वैश्विक भूमिका तय करते हैं। और इसी लिस्ट में एक तथ्य है जिस पर हम सब गर्व कर सकते हैं। सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश हमारा भारत। कभी-कभी लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी मेला है। ये सिर्फ मेला नहीं, ये लोकतंत्र का एक जीता जागता चमत्कार है। ये दिखाता है कि इतनी विविधता और चुनौतियों के बावजूद 1 अरब से ज्यादा लोग वोट के जरिए अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन भूगोल पर वापस आते हैं। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जो 14 देशों से घिरा है। ये तथ्य आपको चीन की विदेश नीति की जटिलता को समझने में मदद करता है। उसे 14 अलग-अलग पड़ोसियों के साथ रिश्ते साधने पड़ते हैं, जिनमें से कई के साथ उसके विवाद भी हैं। ये तो है। अब नदियों की बात करते हैं, जहां छात्र अक्सर उलझ जाते हैं। सबसे लंबी नदी नील और सबसे बड़ी यानी बहाव के हिसाब से अमेज़न। इन दोनों में क्या मूल अंतर है? इसे ऐसे याद रखें, लंबी का मतलब है दूरी, मतलब लेंथ, जैसे एक धागे की लंबाई। नील नदी उद्गम से लेकर समुद्र तक सबसे ज्यादा किलोमीटर्स का सफर तय करती है। बड़ी का मतलब है आयतन, वॉल्यूम, यानी नदी अपने साथ कितना पानी लेकर चल रही है। अमेज़न नदी में पानी का बहाव दुनिया की किसी भी नदी से कहीं ज्यादा है। लेकिन एक और नदी है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी, राइन नदी, जर्मनी। व्यस्त मतलब उस पर ट्रैफिक जाम लगता है? एक तरह से कह सकते हैं। जब मैं वहां गई थी तो मैंने देखा कि मालवाहक जहाजों की एक अंतहीन कतार थी, जैसे हमारे यहाँ हाईवे पर ट्रकों की होती है। यह नदी जर्मनी और यूरोप के औद्योगिक दिल से होकर गुजरती है और यह उनकी आर्थिक जीवन रेखा है। मैप बेस्ड सवालों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के भी कई कीर्तिमान इस लिस्ट में हैं। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, असम, जो सिर्फ एक द्वीप नहीं, एक पूरी संस्कृति का केंद्र है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम, मेघालय। और हाल ही में जुड़े 2 नए नाम, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी, हुबली, और सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत डायमंड बोर्स, सूरत।
यहाँ सबसे ऊंची सड़क उमलिंग ला दर्रा लद्दाख पर विशेष ध्यान दें। इसकी ऊंचाई 19,300 फीट है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये भारत की सामरिक बढ़त का प्रतीक है। इतनी ऊंचाई पर सड़क बनाने का मतलब है कि सीमा पर हमारी सेना की पहुंच और रसद की आपूर्ति बहुत तेजी से हो सकती है। परीक्षाओं में अक्सर इस क्षेत्र के दर्रों मतलब पासेस को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। धरती को स्माह मापने के बाद चलिए देखते हैं कि इंसानों ने इस पर अपनी पहचान और व्यवस्था के निशान कैसे छोड़े। सेक्शन 3 है राष्ट्रों की पहचान, राष्ट्रीय चिन्ह और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। जैसे भारत का अशोक स्तंभ, यूएसए का गोल्डन रॉड या रूस का डबल हेडेड ईगल। अशोक स्तंभ पर एक बहुत सूक्ष्म बिंदु है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। भारत ने सारनाथ के पूरे स्तंभ को नहीं बल्कि केवल उसके शीर्ष भाग यानी कैपिटल को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। ये कथन निष्कर्ष वाले प्रश्नों के लिए एक महत्वपूर्ण डिटेल है। और ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, इसमें एक गहरा दर्शन भी है ना? 4 शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक। बिल्कुल, और उसके नीचे धर्मचक्र, ये शासन के नैतिक आधार को दर्शाता है। अब प्रतीकों से सीमाओं पर आते हैं। मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। ये नाम सिर्फ लकीरें नहीं हैं, इनके साथ लाखों लोगों के विस्थापन और संघर्ष का इतिहास जुड़ा है। और 2 समानांतर रेखाएं हैं जिनमें हमेशा भ्रम होता है, 38वीं और 49वीं। इसे याद रखने का एक सरल तरीका है, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच है, जो नक्शे पर ज्यादा ऊपर है, हायर लैटिट्यूड्स पर है, इसलिए उनका नंबर बड़ा है 49। 38वीं रेखा कोरियाई प्रायद्वीप को बांटती है, जो नक्शे पर थोड़ा नीचे है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन परीक्षा के दबाव में बहुत काम आती है। अब आते हैं सेक्शन 4 पर। मानचित्र की महत्वपूर्ण रेखाएं, आइसोबार्स, आइसोथर्म्स, आइसोहेलाइन। ये शब्द सुनने में थोड़े तकनीकी लगते हैं, लेकिन ये असल में मौसम और भूगोल को समझने के बहुत सरल उपकरण हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। समदाब रेखाएं, आइसोबार्स, आप मौसम की खबर में देखते होंगे कि कहीं कम दाब का क्षेत्र बना है। आइसोबार्स वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो नक्शे पर समान वायुमंडलीय दबाव वाली जगहों को जोड़ती हैं। इससे और सरल कैसे समझ सकते हैं? सोचिए, मौसम का नक्शा एक पहाड़ी इलाका है। जहां हवा का दबाव ज्यादा है वो ऊंचे पहाड़ हैं, और जहां कम है वो गहरी घाटियां हैं। आइसोबार्स वो कॉन्टोर लाइंस हैं जो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं, और हवा हमेशा पहाड़ से घाटी की ओर बहती है। ये रेखाएं जितनी पास पास होंगी, ढलान उतनी ही खड़ी होगी, यानी हवा उतनी ही तेजी से बहेगी और तूफान आएगा। इन रेखाओं को शब्दों में समझना एक बात है, लेकिन इन्हें नक्शे पर देखना बिल्कुल अलग है। बेहतर विजुअल क्लैरिटी के लिए इस अध्याय से जुड़ी पीडीएफ और डायग्राम्स सॉल्व स्टडी वेबसाइट पर जाकर देखे जा सकते हैं। उन्हें जरूर देखें। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। और अंत में सेक्शन 5, वैश्विक सूचना और प्रशासन। इसमें न्यूज एजेंसियां और सरकारी दस्तावेज शामिल हैं, जैसे पीटीआई भारत, रॉयटर्स ब्रिटेन, एपी यूएसए। यहाँ व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत और ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में ये अक्सर पूछा जाता है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। इसे एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार एक देश एक चुनाव पर एक नया कानून लाना चाहती है, तो उस कानून का पूरा प्रस्ताव, उसके फायदे, नुकसान, उसे कैसे लागू किया जाएगा, ये सब एक विस्तृत दस्तावेज में आएगा, जिसे संसद और जनता की बहस के लिए जारी किया जाएगा। ये दस्तावेज व्हाइट पेपर कहलाएगा। ये भविष्य की नीति का मसौदा है। अच्छा, और ब्लू बुक? अब साल के अंत में गृह मंत्रालय देश में हुए अपराधों का पूरा डेटा एक रिपोर्ट के रूप में जारी करता है। ये रिपोर्ट, जो मौजूदा तथ्यों का एक आधिकारिक संग्रह है, एक ब्लू बुक का उदाहरण हो सकती है। तो संक्षेप में, व्हाइट पेपर भविष्य की नीति पर एक प्रस्ताव है, जबकि ब्लू बुक अक्सर मौजूदा तथ्यों का एक आधिकारिक प्रकाशन होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि व्हाइट पेपर पॉलिसी के बारे में है और ब्लू बुक परिणाम या तथ्यों के बारे में? बहुत हद तक हाँ, ये समझने का एक अच्छा तरीका है। और इसी सेक्शन में दुनिया के प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम भी हैं, जैसे अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, या यूके में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी।
आज की वैश्विक राजनीति को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। तो आज की इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है, जिसे हम स्टैटिक जीके कहते हैं, वो असल में स्टैटिक है ही नहीं। ये वैश्विक इतिहास, भूगोल और शासन के बीच चल रहे एक गतिशील संवाद को समझने का एक ढांचा है। हर तथ्य के पीछे एक कारण है और उस कारण का एक प्रभाव है जो आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। बिल्कुल। और परीक्षा में सफल होने के लिए इन कहानियों और कनेक्शन को ही समझना है, रटना नहीं, समझना है। आज हमने उन सब की बात की जो प्रथम और सबसे बड़े थे, जिन्होंने अपने अपने समय में इतिहास रचा। जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं, अगली सदी में इस लिस्ट में कौन सी नई उपलब्धियां जुड़ेंगी? क्या वो एआई द्वारा लिखी गई पहली महान कृति होगी, या मंगल ग्रह पर स्थापित पहली मानव बस्ती, या शायद जलवायु परिवर्तन को पूरी तरह से रोकने वाला पहला देश? सोचेगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अध्याय है वैश्विक ज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बिल्कुल। सबसे पहले उन प्रतीकों की बात करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बिना शब्दों के बहुत कुछ कह जाते हैं। सही। इन्हें मूक राजनयिक संप्रेषण या साइलेंट डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन भी शायद कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। और ये प्रतीक सिर्फ चिन्ह नहीं है, ये एक तरह का क्या कहते हैं नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है, मतलब वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानक। अच्छा। जो भाषा और संस्कृति से भी परे जाकर एक साझा समझ पैदा करते हैं। तो एक एक करके इन्हें समझते हैं। जैसे कलम और कमल का फूल, ये दोनों संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक हैं। हाँ। फिर आता है रेड क्रॉस, जो डॉक्टरी सहायता का प्रतीक है। बिल्कुल। और यहीं पर इनका महत्व एकदम साफ दिखता है। सोचिए, युद्ध क्षेत्र में रेड क्रॉस का चिन्ह देखते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ हमला नहीं करना है। एग्जैक्टली। ये जिनीवा कन्वेंशन की भावना को दिखाता है, जो एक छोटे से निशान में सिमट गई है। और झंडों का भी तो अपना एक अलग विज्ञान है। जैसे लाल झंडा क्रांति या खतरे का सूचक हो गया, काला झंडा विरोध का, पीला झंडा वो शायद संक्रामक रोग ग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर होता है। हाँ, और उल्टा झंडा मतलब देश संकट में है। और झुका हुआ झंडा राष्ट्रीय शोक। सही। लेकिन इन सब में शायद सबसे महत्वपूर्ण है सफेद झंडा। संधि या समर्पण के लिए। वो तो है ही, लेकिन ये सिर्फ संधि या समर्पण का प्रतीक नहीं है। इसकी असली ताकत, इसका सो व्हाट फैक्टर ये है कि यह युद्ध के बीच एक मानवीय गलियारा बनाने की कूटनीतिक क्षमता रखता है। अच्छा। जिससे खून खराबे को तुरंत रोका जा सके। ये इसे सिर्फ एक प्रतीक से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। कमाल है। कुछ और भी हैं, जैसे लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का, कबूतर शांति का, और वो आंखों पर पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, न्याय का प्रतीक। हाँ, ये सब तो प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पहचान की। हर देश की अपनी एक अलग पहचान होती है, जो उसके पशु पक्षी या उसके संसद के नाम में झलकती है। जी। जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, कनाडा का गंजा ईगल और भारत का बाघ। सही कहा। और ये राष्ट्रीय पशु पक्षी सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये उस देश के मतलब पारिस्थितिक गौरव और सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाते हैं। एक तरह की ब्रांडिंग है। और संसदों के नाम तो और भी दिलचस्प हैं। भारत में संसद, रूस में ड्यूमा, स्पेन में कोर्टिस, जापान में डायट और इजराइल में नेसेट। हाँ, ये नाम ये मेंस के उत्तर में वैल्यू एडिशन का काम करते होंगे ना? बिल्कुल करते हैं। किसी देश की संसद का नाम उसकी ऐतिहासिक यात्रा का सबूत होता है। जैसे पोलैंड की सोजिम या नॉर्वे की स्टॉटिंग, ये सिर्फ विधायी निकाय नहीं है। तो फिर क्या है? ये उन देशों के संवैधानिक संघर्षों और सांस्कृतिक पहचान के एक तरह से जीवंत दस्तावेज हैं। अब आज की दुनिया में तो कनेक्टिविटी और सूचना ही असली ताकत है, सबसे बड़ी ताकत। इसमें विमान सेवाएं और समाचार पत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की क्वांटास, भारत की एयर इंडिया या पाकिस्तान की PIA। हाँ, और ये विमान सेवाएं देशों के बीच की जो भौतिक दूरियां हैं उन्हें खत्म करके आर्थिक अंतर्निर्भरता यानी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को बढ़ावा देती हैं। ये व्यापार और पर्यटन की आप कह सकती हैं जीवन रेखा है। और सूचना के क्षेत्र में लंदन से छपने वाला द टाइम्स या गार्डियन, पेरिस से ला मोंड, न्यूयॉर्क से न्यूयॉर्क टाइम्स, और भारत से द हिंदू
और द टाइम्स ऑफ इंडिया। हाँ, ये समाचार पत्र सिर्फ खबरें नहीं देते, ये वैश्विक विमर्श यानी ग्लोबल डिस्कोर्स को आकार देते हैं। वो कैसे? देखिए, किसी मुद्दे पर इनकी रिपोर्टिंग देशों के कूटनीतिक व्यवहार और वैश्विक जनमत को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। इंटरव्यू में इस तरह के विश्लेषण बहुत काम आते हैं। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। गुप्तचर संस्थाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी कितनी जरूरी है, ये हम सब जानते हैं। इंटेलिजेंस किसी भी देश की रणनीतिक श्रेष्ठता का आधार है। ये संस्थाएं परोक्ष रूप से काम करके शक्ति संतुलन बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख संस्थाओं के नाम देखें तो पाकिस्तान की ISI, भारत की रॉ और IB, अमेरिका की CIA और FBI और इजराइल की मोसाद। बिल्कुल। और इन संस्थाओं की कार्यप्रणाली सुरक्षा दुविधा यानी सिक्योरिटी डिलेमा को जन्म दे सकती है। सुरक्षा द्विधा ये क्या होता है? इसका मतलब है कि एक देश अपनी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाता है, दूसरा देश उसे अपने लिए खतरा मान सकता है। अच्छा। और कोई भी खुफिया विफलता या इंटेलिजेंस फेलियर सिर्फ एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र या दुनिया के लिए अस्थिरता पैदा कर सकती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया को एक ऐसे मंच की जरूरत थी जो वैश्विक शांति और सहयोग स्थापित कर सके। हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत थी। और इसी जरूरत से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। बिल्कुल। वैसे इसकी रूपरेखा तो 1944 के डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में ही तैयार हो गई थी। शुरुआत में 51 संस्थापक सदस्य थे और आज 193 सदस्य हैं। दक्षिण सूडान सबसे नया सदस्य है। हाँ, दक्षिण सूडान। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है, जिसकी जमीन जॉन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। लेकिन कार्यकारी भाषाएं सिर्फ अंग्रेजी और फ्रेंच है। सही है। और बजट में योगदान भी, वो भी शक्ति संतुलन को दिखाता है। हाँ, अमेरिका लगभग 22% देता है। 22%। हाँ, जापान 19% से ज्यादा, जर्मनी 8% से ज्यादा, जबकि भारत का योगदान लगभग 0.341% है। ये सारे आंकड़े और तथ्य प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हाँ, याद रखिएगा, इस अध्याय से जुड़ी विस्तृत PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल आप सोल स्टडी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, तो अब इसके 6 प्रमुख अंगों को संक्षेप में समझते हैं। महासभा यानी जनरल असेंबली, जिसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। हाँ। फिर सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, जिसका मुख्यालय हेग में है। बिल्कुल। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद और उसकी वीटो शक्ति। हाँ, वीटो पावर। ये शक्ति महाशक्ति मतैक्य या ग्रेट पावर यूनानिमिटी के सिद्धांत पर आधारित है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी महत्वपूर्ण वैश्विक निर्णय 5 स्थायी सदस्यों की यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन की सामूहिक सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता। अच्छा, ये यथार्थवादी राजनीति में शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। तो UN अकेले तो काम नहीं करता होगा, उसकी कई विशिष्ट एजेंसियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे 1919 में बना ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, फिर 1946 में बना यूनेस्को, जो शिक्षा और संस्कृति के लिए है, और 1948 में बना WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसी तरह IMF और विश्व बैंक, जो 1945 में बने, ये वैश्विक मौद्रिक स्थिरता और विकास के लिए काम करते हैं। और WTO 1995, जो बहुपक्षीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यूनिसेफ का काम बच्चों के लिए है और FAO खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इन सभी के स्थापना वर्ष और मुख्यालय ये तो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन एजेंसियों का असली महत्व विकासशील और अल्प विकसित देशों में दिखता है। ये मानवीय हस्तक्षेप और संरचनात्मक सुधार लाने में मदद करती हैं, खासकर महामारी या अकाल जैसी वैश्विक आपदाओं के समय। अब UN का नेतृत्व यानी महासचिव का पद, ये भी वैश्विक राजनीति का एक बैरोमीटर रहा है। हाँ, रहा है। पहले महासचिव त्रिगवेली, जो नॉर्वे से लेकर पहले एशियाई महासचिव यू थांट, म्यांमार से, और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल से हैं। ये सफर वैश्विक प्रतिनिधित्व के विस्तार को दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल दिखाता है।
और न्याय के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में भारत का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। नागेंद्र सिंह अध्यक्ष रहे। और वर्तमान में दलवीर भंडारी वहां न्यायाधीश हैं। हाँ, दलबीर भंडारी। ये वैश्विक न्याय व्यवस्था में भारत की भूमिका को दिखाता है। और अंत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। हाँ, इसमें 47 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होता है। सही है, पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? कि आईसीजे के निर्णय या UNHRC की सिफारिशें ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती। तो फिर इनका फायदा क्या है? इनका फायदा है एक नैतिक दबाव बनाना, मॉरल प्रेशर। ये राष्ट्रों पर एक नैतिक दबाव बनाती हैं और यही नैतिक दबाव वैश्विक विधिक व्यवस्था का आधार है और वैश्विक शांति की एक पूर्व शर्त भी। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रतीक, संस्थाएं और नियम मिलकर एक वैश्विक व्यवस्था बनाते हैं। यार छोड़ना चाहूंगी जी। जिस तरह से सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति शीत युद्ध के दौर की महाशक्तियों के संतुलन को दर्शाती है, क्या आज 21वीं सदी की नई वैश्विक शक्तियों और नई चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, साइबर सुरक्षा, महामारी के दौर में ये प्रासंगिक है या इसमें सुधार की आवश्यकता है? इस पर सोचिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अध्याय है विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जी। हम समझेंगे कि ये संगठन मतलब कैसे काम करते हैं, वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर इनका क्या असर होता है और सबसे जरूरी परीक्षा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं वैश्विक व्यापार और आर्थिक शासन से जुड़े संस्थानों से। बिल्कुल। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को एक स्थिर आर्थिक ढांचे की बहुत जरूरत थी और इसी जरूरत ने कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठनों को जन्म दिया। इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है विश्व व्यापार संगठन का, यानी WTO। WTO यानी वो संस्था जो दुनिया भर में व्यापार के नियम तय करती है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। प्रीलिम्स के लिए ये तारीख और साल दोनों ही बहुत जरूरी हैं। अच्छा। इसने GATT की जगह ली थी, जो था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। और इसकी नींव वो मराकेश समझौते में रखी गई थी, सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल। 1994 के मर्याकेश समझौते में, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े करीब 28 समझौतों को एक साथ लाया गया और इसका मुख्यालय जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा। जी। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं और इसकी जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो है नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला। ये मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। हाँ, क्योंकि वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी नागरिक है। एग्जैक्टली। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक है। वैसे इसके पहले महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में हुआ था। तो मतलब WTO सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके आगे कौन सा संगठन है हमारे लिस्ट में? आगे है OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अच्छा, OECD। इसे अक्सर अमीर देशों का क्लब भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में। फिर 1961 में इसे OECD में बदल दिया गया। और इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके 34 सदस्य हैं। इसका मुख्य काम आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देना है। और G8 और ब्रिक्स, ये नाम तो हमेशा खबरों में रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ पश्चिमी देशों का गुट है और दूसरी तरफ उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। G8 या अब कहें G7, इसकी स्थापना 1975 में फ्रांस ने की थी। हाँ, 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया था, तब ये फिर से G7 बन गया। जी, ये दुनिया की सबसे बड़ी एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। लेकिन इसके विपरीत ब्रिक्स की स्थापना हुई 2009 में। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का प्रतीक है। और 2014 के फोर्टालेजा शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। लेकिन ब्रिक्स का विस्तार वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण। जुलाई 2025 तक ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 11 हो जाएगी। इसमें नए सदस्य होंगे मिस्र,
इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इंडोनेशिया। अरे वाह, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। मतलब ब्रिक्स की फैमिली प्लानिंग जोरों पर है। चलिए अब उस संगठन की बात करते हैं जिसके एक फैसले से हमारी गाड़ी की टंकी पर सीधा असर पड़ता है, ओपेक। ओपेक, बिल्कुल सही, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ये तो मजेदार बात है। हाँ, इसके 5 संस्थापक सदस्य थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं। हाल ही में कतर ने 2019 में इसकी सदस्यता छोड़ी है। अच्छा, और अंत में इस लिस्ट में है एशियाई विकास बैंक, ईडीबी। जी, एडीबी। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। मनीला में। हाँ, इसके 69 सदस्य हैं और इसका मुख्य उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो आर्थिक संगठनों के बाद अब आते हैं उन समूहों पर जो सुरक्षा और रणनीति के लिए बने हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है यूरोपीय संघ का, यूरोपियन यूनियन यानी ईयू। इसकी कहानी 1958 के रोम समझौते से शुरू होती है, पर 1993 की जो maastricht संधि थी, उसके बाद ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया। इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इसके 3 प्रमुख अंग हैं: यूरोपीय कमीशन, जो ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय पार्लियामेंट, लक्जमबर्ग में, और यूरोपीय सेंट्रल बैंक, फ्रैंकफर्ट में। और इनकी अपनी मुद्रा भी है, यूरो। जी, 1 जनवरी 2002 से यूरो मुद्रा का चलन शुरू हुआ। आज इसे 20 देश अपना चुके हैं। लेकिन जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम का बाहर निकलना, जिसे ब्रेग्जिट कहते हैं, वो इसके लिए एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ी घटना थी वो, ईयू के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना। और ईयू के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन नाटो। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स में है। और हाल ही में 7 मार्च 2024 को स्वीडन इसका 32वां सदस्य बना। ये करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? इसका इतना रणनीतिक महत्व क्यों है? क्योंकि इससे बाल्टिक सागर में नाटो की रणनीतिक पकड़ बहुत मजबूत हुई है। अच्छा। जी, नाटो के 4 प्रमुख अंग हैं: परिषद, जो इसका सर्वोच्च अंग है, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक समिति। ठीक है, अब जरा अपने पड़ोस की बात करते हैं, सार्क और आसियान। हाँ, सार्क की स्थापना 1985 में ढाका में हुई थी, पर इसका मुख्यालय काठमांडू में है। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए ये महत्वपूर्ण है। और आसियान? आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक में हुई और मुख्यालय जकार्ता में है। इसका आदर्श वाक्य है: एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, उसका क्या महत्व है? ये उन देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। इसका आधुनिक स्वरूप 1949 में सामने आया। मुख्यालय लंदन में है और इसके 54 सदस्य हैं। तो ये एक तरह का सांस्कृतिक और कूटनीतिक मंच है। बिल्कुल। चलिए अब उन संगठनों की बात करते हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर इंसानियत की भलाई के लिए काम करते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम आता है रेड क्रॉस का। जी, रेड क्रॉस। हेनरी ड्यूरांट ने 1863 में जेनेवा में इसकी स्थापना की थी। इसकी महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। 3 बार? कब कब? 1917, 1944 और 1963 में। ये युद्ध और आपदा के समय निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। और विज्ञान के क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में है यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA। 1975 में बनी इस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है। ये यूरोप के 20 सदस्य देशों का एक साझा अंतरिक्ष कार्यक्रम है। अच्छा, तो अब एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। संगठनों और उनके मुख्यालयों की एक लंबी सूची है, और सच कहूं तो एस्पिरेंट्स के लिए इसे याद रखना किसी चुनौती से कम नहीं होता। चुनौती तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। देखिए, पूरी सूची को रटने की जरूरत नहीं है, पैटर्न को समझिए। पैटर्न? कैसा पैटर्न? आप देखेंगे कि जेनेवा, वियना, पेरिस और लंदन में कई मुख्यालय हैं। वैसे इस अध्याय से जुड़ी पूरी लिस्ट वाली PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल के लिए सॉल्व स्टडी वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है। वहां इसे याद करने की कुछ ट्रिक्स भी मिल जाएंगी। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर भी कुछ सबसे जरूरी नाम बता दीजिए जो अक्सर पूछे जाते हैं। जरूर। याद रखें, UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी, केन्या। हाँ, IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका वियना में है।
इंटरपोल का पेरिस के पास लियोन्स में है और WWF यानी विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड, ठीक है। और अंत में वो तारीखें जो हमें कुछ खास याद दिलाने के लिए मनाई जाती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, दशक और दिवस। जी, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक चुनौतियों पर दुनिया का ध्यान खींचने का एक तरीका है। कुछ महत्वपूर्ण वर्ष कौन से रहे हैं हाल में? जैसे 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया था, ये भारत के प्रस्ताव पर हुआ था। हाँ, और 2024 कैमेलिड्स यानी ऊंट वंश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। अच्छा। और कुछ महत्वपूर्ण दशक? 2021 से 2030 का दशक 2 चीजों के लिए समर्पित है। एक तो महासागर विज्ञान और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र बहाली। ये पर्यावरण से जुड़े मेंस के उत्तरों में लिखने के लिए बेहतरीन पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। और अब साल के शुरुआती महीनों के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी देख लेते हैं। हाँ, जल्दी से देख लेते हैं। जनवरी में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। फरवरी में 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और मार्च में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहीद दिवस। और अप्रैल में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो ये थे दुनिया के कुछ प्रमुख संगठन और महत्वपूर्ण दिवस। हमने देखा कि कैसे ये संस्थाएं वैश्विक ताने बाने को बुनते हैं। हाँ, और आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने जैसा है। बताइए। जिस तरह से ब्रिक्स जैसे नए गुट मजबूत हो रहे हैं और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, क्या WTO, UN जैसी पुरानी वैश्विक संस्थाओं का प्रभाव भविष्य में कम हो जाएगा, या फिर ये संस्थाएं खुद को नए दौर के हिसाब से ढालकर और भी ज्यादा प्रासंगिक बनेंगी? सोचिएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा अध्याय है, भारत की महत्वपूर्ण तिथियां, ऐतिहासिक स्थल और रक्षा संरचना। ये एक ऐसा विषय है जहां से मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये हमारे देश की जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक यात्रा है उसके मील के पत्थर हैं। सही। तो आज हम इन तीनों पहलुओं को एक दूसरे से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये लंबे समय तक याद रहें। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण तारीखों से। ये वो तारीखें हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हम एक वैश्विक और राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा हैं। मई महीने से शुरू करते हैं। ठीक है। 1 मई विश्व श्रमिक दिवस, 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, और फिर आता है 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। हाँ, और यहाँ 11 मई यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर ध्यान देना जरूरी है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत की वैज्ञानिक शक्ति का प्रतीक है। 1998 पोखरण परीक्षण। एग्जैक्टली 1998 में इसी दिन पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण हुए थे। मेंस में जब भारत की साइंटिफिक अचीवमेंट्स पर लिखने को आता है तो इस दिन का जिक्र मतलब आपके उत्तर को वजन देता है। बिल्कुल। इसके बाद 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू रोधी दिवस। जी, बहुत सही। अब जून के महीने पर आते हैं, जिसे मलेरिया निरोधी माह के रूप में भी जाना जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, फिर 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। देखिए, यहाँ 21 जून और 29 जून दोनों ही परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो भारत की सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सही बात है। और वहीं 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जिन्हें हम भारतीय सांख्यिकी का जनक भी कहते हैं। 5 ईयर प्लान्स वाले। बिल्कुल, 5 ईयर प्लान्स में उनका योगदान अभूतपूर्व था। मतलब 1 तारीख से आप हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस और इकोनॉमी तीनों के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। यही तो बात है। अब चलते हैं जुलाई और अगस्त की तरफ। या जुलाई में 1 जुलाई को SBI स्थापना दिवस और चिकित्सक दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस। 26 जुलाई कारगिल स्मृति दिवस, ये हमारे सशस्त्र बलों के शौर्य को याद करने का दिन है। जी। और अगस्त में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 15 अगस्त तो स्वतंत्रता दिवस है ही, फिर 23 अगस्त नेशनल स्पेस दिवस
और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। और हाल ही में जुड़ा 23 अगस्त नेशनल स्पेस दिवस चंद्रयान 3 की सफलता को दर्शाता है। अच्छा, ये दिखाता है कि कैसे नई उपलब्धियां भी हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का हिस्सा बन रही हैं। अब सितंबर का महीना। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, अच्छा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस और 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। यहाँ 25 सितंबर अंत्योदय दिवस पर विशेष ध्यान दें। ये 2014 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू किया गया था। ओके। और इसी दिन दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कुछ बदलावों की घोषणा हुई थी। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। जी, ये एक सीधा उदाहरण है कि कैसे एक दिवस, एक व्यक्तित्व और एक सरकारी योजना आपस में जुड़े हैं। गवर्नेंस के पेपर के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। समझ गया। अब आगे के महीनों को थोड़ा तेजी से कवर करते हैं। अक्टूबर में 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जयंती? जी, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये प्रमुख है। सही है। नवंबर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जो भगवान बिरसा मुंडा जयंती है। बहुत महत्वपूर्ण। और 26 नवंबर को संविधान दिवस यानी राष्ट्रीय विधि दिवस। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अंत में दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। सही। ये सभी तारीखें किसी न किसी सामाजिक, ऐतिहासिक या रक्षा संबंधी घटना से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन तारीखों को बोझ नहीं समझना है, इन्हें अपनी तैयारी का हौसला बनाना है। बहुत खूब। अब हम भारत के इतिहास की वो कहानी देखेंगे जो पत्थरों पर लिखी गई है। बात करते हैं हमारे ऐतिहासिक स्मारकों की। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत की गुफाओं से। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में जी। और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में। इन्हें गुप्त शासकों, राष्ट्रकूटों और बौद्धों ने बनवाया। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस दौर की जो धार्मिक सहिष्णुता है और कला का शिखर है उसे दिखाती हैं। मतलब एक ही जगह पर बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की कलाकृतियां। बिल्कुल, जो भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक प्राचीन प्रमाण है। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत में। पहले सल्तनत काल। कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा जी। दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। जी। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने और हौज खास को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। यहाँ वास्तुकला में बदलाव देखिए। कुतुब मीनार जहाँ शक्ति का प्रदर्शन है, वहीं तुगलकाबाद का किला वो सुरक्षा और डिफेंस पर केंद्रित है। अच्छा। शासक की सोच उसकी इमारतों में झलकती है। और अब आते हैं उस दौर पर जिसने भारत को ताजमहल दिया, मुगल काल। मुगल वास्तुकला। आगरा फोर्ट और फतेहपुर सीकरी ये अकबर ने बनवाए। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने। जी। और फिर ताजमहल, लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां ने। हाँ। और बीबी का मकबरा औरंगजेब ने। अकबर की इमारतों में आपको राजपूत और फारसी शैली का एक मिश्रण दिखेगा, जैसे फतेहपुर सीकरी में। सही। शाहजहां के समय में संगमरमर और महीन कारीगरी अपने चरम पर पहुंची और औरंगजेब के समय में बने बीबी का मकबरा को देखकर लगता है कि मुगल खजाना शायद थोड़ा खाली हो गया था। उसे गरीबों का ताजमहल भी तो कहते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं राजपूत शान की। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा ने बनवाया। हवा महल जयपुर में महाराजा प्रताप सिंह ने और जंतर मंतर जयपुर और दिल्ली में सवाई जय सिंह ने। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। विजय स्तंभ सिर्फ एक जीत का प्रतीक नहीं है, ये 9 मंजिला इमारत भगवान विष्णु को समर्पित है। अच्छा। और जंतर मंतर सिर्फ जयपुर या दिल्ली में नहीं, बल्कि उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में भी है। अरे वाह। ये दिखाता है कि हमारे राजा सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि विज्ञान और खगोल शास्त्र के संरक्षक भी थे। बिल्कुल। और इन सभी स्मारकों की पूरी सूची और इनसे जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सॉल्व स्टडी वेबसाइट पर दिए गए पीडीएफ और स्टडी मटेरियल को देखा जा सकता है। और अंत में ब्रिटिश राज की विरासत, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन दिल्ली में, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर जी, और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में। इन इमारतों का मकसद ही था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति और भव्यता को स्थापित करना। तो इन सभी विरासतों और हमारी संप्रभुता की रक्षा कौन करता है? हमारी सशस्त्र सेनाएं। जाहिर है। और भारत का राष्ट्रपति वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
तो पहले बात करते हैं थल सेना की। ठीक है। मुख्यालय तो नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी 7 कमांड्स हैं। पश्चिमी चंडी मंदिर, उत्तरी उधमपुर, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता। एक मिनट, इन मुख्यालयों की लोकेशन पर गौर करना चाहिए। क्यों? मतलब उत्तरी कमान उधमपुर में ही क्यों है? क्योंकि चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं की निगरानी वहीं से सबसे बेहतर होती है। अच्छा। इसी तरह पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में है, जो पाकिस्तान से लगे पंजाब और राजस्थान के मोर्चों को देखती है। समझ गया, ये रणनीतिक रूप से तय की गई लोकेशंस हैं। बिल्कुल। बाकी कमांड्स में दक्षिणी पुणे में है, दक्षिण पश्चिमी जयपुर में और एक ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। अब जल सेना यानी इंडियन नेवी, हम्म इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है हम्म और इसकी 3 कमांड्स हैं। पूर्वी विशाखापट्टनम में, पश्चिमी मुंबई में और दक्षिणी कोची में। ये तीनों कमांड्स भारत की विशाल तटीय रेखा और समुद्री हितों की रक्षा करती हैं। कैसे? देखिए, पूर्वी कमांड बंगाल की खाड़ी और हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं पश्चिमी कमांड अरब सागर और मध्य पूर्व से आने वाले समुद्री मार्गों पर नजर रखती है। और अंत में वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, मुख्यालय नई दिल्ली जी। और इसकी भी 7 कमांड्स हैं। पूर्वी शिलांग, केंद्रीय इलाहाबाद, दक्षिण पश्चिमी गांधीनगर, मेंटेनेंस नागपुर। पश्चिमी नई दिल्ली, दक्षिणी तिरुवनंतपुरम और ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। सही। एक बात याद रखिएगा, प्रीलिम्स में इन कमांड्स और उनके मुख्यालयों को लेकर मैचिंग द कॉलम्स वाले सवाल बहुत आम है। ये आते हैं। तो इस लिस्ट को अच्छी तरह से याद करना 1 या 2 नंबर पक्के करने जैसा है। ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का ढांचा है। तो आज हमने महत्वपूर्ण तारीखों के जरिए अपने सामाजिक लक्ष्यों को समझा, इमारतों के जरिए अपने गौरवशाली इतिहास को देखा और अपनी सेना की संरचना के जरिए अपनी सुरक्षा की ताकत को जाना। बिल्कुल। और आज के लिए आपका चिंतन बिंदु या कह सकते हैं एक प्रोवोकेटिव थॉट ये है, सोचिए कि 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने की ताकत हमें हमारी सेना की इसी संगठित कमांड संरचना से मिलती है। सही बात है। और जिन मूल्यों की हम रक्षा करते हैं वो विजय स्तंभ जैसी इमारतों में सदियों से अंकित हैं। इतिहास, संस्कृति और सुरक्षा, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बहुत गहरा कनेक्शन है। ये समझ आपको इंटरव्यू में एक गहरी सोच वाला अभ्यर्थी साबित करेगी। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। याद रखिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले अध्याय की ओर। भारतीय रक्षा व्यवस्था, अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय विभूतियां। जी, ये वो स्तंभ हैं जिन पर हमारा देश, आप कह सकते हैं, गर्व से खड़ा है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं की परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से कितने महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय सशस्त्र बलों की पद श्रेणियों से। ये हायरार्की या पदानुक्रम देखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। यहीं से पूरी संरचना समझ में आती है। स्क्रीन पर देखिए, 3 कॉलम्स है, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। सबसे ऊपर है जनरल और उनके बराबर वायुसेना में एयर चीफ मार्शल और जल सेना में एडमिरल। हाँ, ये तीनों अपनी अपनी सेना के प्रमुख होते हैं। जी। अब ये जो पूरे लिस्ट है, लेफ्टिनेंट जनरल से लेकर लेफ्टिनेंट तक और एयर मार्शल से लेकर फ्लाइंग ऑफिसर तक, देखकर थोड़ा घबराना मतलब स्वाभाविक है। हाँ, ये तो है। प्रीलिम्स में तो अक्सर मैचिंग का क्वेश्चन आ जाता है ना, कि आर्मी के मेजर रैंक के बराबर एयरफोर्स में कौन सा रैंक होता है। बिल्कुल आता है, और इसका जवाब है स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये संरचना जरूरी क्यों है। हाँ, मेरा भी यही सवाल था। इसे कमान और नियंत्रण या कमांड एंड कंट्रोल कहते हैं। सोचिए, युद्ध के समय या किसी बड़े ऑपरेशन में ये क्लियर चेन ऑफ कमांड ही है जो कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करती है। अच्छा। और तीनों सेनाओं के बीच जो तालमेल होता है, जिसे जॉइंटनेस कहते हैं, वो यहीं से शुरू होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य पर आते हैं। भारतीय थल सेना, जिसे आज हम देखते हैं, जी, उसकी औपचारिक नींव 1748 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी और मेजर स्ट्रिंगर लॉरेंस को भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ द इंडियन आर्मी, ये नाम याद रखिएगा। हाँ, वनडे एग्जाम्स में सीधा सवाल बनता है। बिल्कुल। और इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि हमारी सेना की विरासत बहुत पुरानी है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका चरित्र पूरी तरह बदल गया। कैसे? एक औपनिवेशिक बल से ये एक राष्ट्रीय बल बन गई,
जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत की संप्रभुता की रक्षा करना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मेंस के आंसर राइटिंग में पर्सपेक्टिव देने के बहुत काम आता है। सही बात है। और अब आते हैं रक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े सुधारों में से एक पर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS। इस पद का सृजन लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकटकर समिति की सिफारिशों पर हुआ। ये कमेटी का नाम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना CDS का। बिल्कुल। भारत के पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत और वर्तमान में है जनरल अनिल चौहान। अब सवाल उठता है कि CDS करते क्या हैं? इनके 4 मुख्य काम हैं। ओके। पहला, वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष हैं। दूसरा, वो रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार हैं। प्रधान सैन्य सलाहकार। जी। तीसरा, वो सैन्य मामलों के विभाग यानी DMA के प्रमुख हैं। और चौथा, वो रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC के सदस्य हैं। DAC, ये वही है जो सेना के लिए हथियार खरीदने का निर्णय लेती है। बिल्कुल। पर यहां एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूआंस है जिसे समझना जरूरी है। क्या? CDS का तीनों सेना प्रमुखों पर कोई सीधा मिलिट्री कमांड नहीं होता। अच्छा, मतलब वो उनके बॉस नहीं है? नहीं, उनका काम है तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और एकीकरण स्थापित करना, ताकि संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल हो सके। जैसे सेना का ऑपरेशन सद्भावना, ये नागरिक सैन्य समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। बिल्कुल। तो एक फौजी सिर्फ जोश से नहीं बल्कि विश्व स्तरीय ट्रेनिंग से बनता है। सही बात है। और ये ट्रेनिंग होती है इन संस्थानों में: NDA खड़गवासला, IMA देहरादून, एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद और इंडियन नेवल एकेडमी कोच्चि। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये वो मंदिर हैं जहां भारत के रक्षक घड़े जाते हैं। बहुत खूब कहा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन संस्थानों और उनके स्थान मतलब लोकेशन की मैचिंग, ये बहुत आम सवाल है। हाँ, ये तो है। एक यूनिक पॉइंट है जो नोट करने वाला है। नौसेना के अधिकारियों को अग्निशमन मतलब फायर फाइटिंग का विशेष प्रशिक्षण नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय में दिया जाता है। अरे वाह, ये दिखाता है कि ट्रेनिंग कितनी स्पेशलाइज्ड होती है। बहुत ज्यादा। तो देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, देश के अंदर भी होती है। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जी। सबसे पुरानी है असम राइफल्स, 1835 में बनी। इन्हें पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहते हैं। सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। और CRPF ने तो कमाल ही कर दिया था। उसकी पहली महिला बटालियन दुनिया की पहली महिला सशस्त्र बटालियन थी। जी बिल्कुल। और NSG, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जानते हैं, वो आतंकवाद से लड़ने वाली हमारी एलीट फोर्स है। यहाँ दोहरे नियंत्रण यानी ड्यूल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। वो क्या है? जैसे ITBP के मामले में ये भारत चीन सीमा की रक्षा करती है। इसी तरह BSF, जो दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, इन सभी बलों के स्थापना वर्ष, मुख्यालय और उनके मुख्य कार्य, ये मेंस के GS पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सभी बलों की संरचना और भूमिका को अगर और गहराई से समझना है तो इस अध्याय से जुड़ी PDF और अन्य ऑब्जेक्टिव स्टडी मटेरियल आप सॉल स्टडी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। राइट। इससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, अब कुछ फैक्चुअल डेटा पर नजर डालते हैं जो स्टेट PSC एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तारीखें बहुत पूछी जाती हैं। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। हाँ। 1 नवंबर को एक साथ पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस। एक ही दिन इतने सारे राज्य। हाँ। और 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस, जो प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भी होता है। इन तारीखों को सिर्फ रटना नहीं है, इनके पीछे भारत के प्रशासनिक और भाषाई पुनर्गठन का एक पूरा इतिहास है। सही कहा। जब आप इन तारीखों को उस इतिहास से जोड़कर याद करते हैं तो ये कभी नहीं भूलती। बिल्कुल। चलिए, अब किसी भी देश की तरक्की के आधार की बात करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, भारत के कुछ प्रमुख शोध संस्थान: भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। कटक ओडिशा। और देखिए ये कितना मजेदार है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। हाँ, आलू और शिमला। और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इस तरह के मिलते जुलते नामों में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये संस्थान आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ हैं, चाहे वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र हो या एम्स। ये संस्थान न केवल भारत की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करते हैं, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी देते हैं। सही बात है।
एग्जाम में अक्सर इनके लोकेशन या इनके फील्ड ऑफ रिसर्च पर सवाल आते हैं। हमेशा आते हैं। और अब बात करते हैं उन महापुरुषों की जिन्होंने इस देश को बनाया। पहले देखते हैं उनकी समाधि स्थल। महात्मा गांधी का राजघाट, जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट और इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल। ये नाम उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं लोकप्रिय उपनामों पर। ये तो और भी मजेदार है। हाँ, ये तो हैं। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लौह पुरुष सरदार पटेल, देशबंधु चितरंजन दास और दीनबंधु CF एंड्रूज। देशबंधु और दीनबंधु में कभी कंफ्यूज मत होना। हाँ, मैं यही कहने वाली थी। इन उपनामों के पीछे की कहानी जानना इन्हें यादगार बना देता है। जैसे सैयद बंधुओं को नृप निर्माता या किंग मेकर्स क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि मुगल काल के बाद के दौर में उन्होंने कई शासकों को गद्दी पर बिठाया और मतलब हटाया भी। अच्छा। या फिर जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र क्यों माना जाता था? ये प्रसंग आपके उत्तर को गहराई देते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने सेना की अनुशासित दुनिया से लेकर देश के अंदर सुरक्षा की गारंटी देने वाले बलों, भारत के भविष्य को आकार देने वाले शोध संस्थानों और हमें प्रेरणा देने वाले महापुरुषों तक का एक सफर तय किया। ये सभी अलग-अलग विषय लग सकते हैं, लेकिन ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था, एक स्थिर आंतरिक सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनाने वाला अनुसंधान और प्रेरणा देने वाला इतिहास, यही चारों मिलकर एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। बहुत सही कहा। जाते जाते आपके लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी जरूर। हमने प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी की बात की, जो नागरिकों को सैन्य सेवा का अवसर देती है। हाँ। सोचिए, आज के दौर में जब देश के सामने साइबर सुरक्षा जैसी नई चुनौतियां हैं, क्या डिजिटल प्रादेशिक सेना जैसा कोई कॉन्सेप्ट प्रासंगिक हो सकता है? बहुत दिलचस्प विचार है। जहां युवा अपनी तकनीकी कुशलता से देश की सेवा कर सके। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।